आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय क्या होती है, 12th क्लास फिजिक्स का। तो फ्रेंड्स, ये गॉस की प्रमेय इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करनी है। ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, पूरा का पूरा आप पर आना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पूरे डेरिवेशन को मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। फ्रेंड, गॉस की प्रमेय समझने से पहले आपको 2 डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ये घनकोण क्या होता है, और दूसरा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अगर आप पर ये दोनों परिभाषाएं आती हैं, दोनों के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो गॉस की प्रमेय आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। अगर आप पर नहीं आते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ घनकोण क्या होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। देखिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है ओ, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसका ये बिंदु है पी ओ। मान लीजिए इस पृष्ठ का यहाँ पर ये वाला कोई बिंदु है, इतना वाला एरिया ले लीजिए आप, इतना वाला एरिया, कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का ये वाला इतना पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, इस तरीके से यहां पर ये वाला ये कोण बनाया गया है, इस कोण को बोलते हैं हम क्या, घनकोण। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा घनकोण क्या होता है। मान लीजिए अगर पृष्ठ बड़ा है, इतना बड़ा पृष्ठ ले लिया आपने, इस वाले वृत्त का इतना बड़ा पृष्ठ ले लिया, तो इसका इस वाले पृष्ठ का घनकोण कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का इतना, ये पूरा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, घनकोण हो जाएगा। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ए क्या है, ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, आर क्या है, यहां से यहां तक की ये वाली दूरी आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। और सदिश रूप में इसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं, वो लिखते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो घनकोण के ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों के दोनों। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखा इस तरीके से सीधी डायरेक्शन में चलती है। तो कोई भी पृष्ठ है, मान लीजिए ऐसे ये पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पृष्ठ में से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मान लीजिए 6 वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में होकर के इस तरीके से गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया, घनकोण आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम गॉस की प्रमेय। इसके फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो फ्रेंड देखिए, यहां पर गॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको बताई थी। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, घनकोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए इस तरीके से ये कोई पृष्ठ है या ये कोई पृष्ठ है, ये बंद है, ठीक है, पूरा क्लोज है। तो इस पृष्ठ से जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वह वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। चलिए मैं यहां पर आपको फॉर्मूला लिख करके बताता हूं। फाई इक्वल टू होता है Q गुणा 1/ε0। यानी ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो ये वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ पर कितना आवेश है Q, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर मैंने इसका कर दिया क्या, गुणा। और ε0 यहां पर क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, जो कि आपने पहले इससे पिछले वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी करते हैं इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे की थी गॉस ने। फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा है तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है डेरिवेशन की उत्पत्ति करने के लिए, तब आपको इसकी सूत्र की उत्पत्ति करनी है। तो मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है।
ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P। क्या बिंदु है? P, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r। कितनी दूरी है? यहाँ पर मैं नीट डायग्राम बना करके आपको सिखाऊंगा। अब ये जो बिंदु है P, मान लीजिए यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश का मतलब बहुत कम, इतना एरिया ले लीजिए, ठीक है, ये वाला एरिया ले लिया। इस बिंदु P के चारों ओर का ये वाला क्षेत्रफल है, क्या ये क्षेत्रफल? DA। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से। मान लीजिए ये कोई पेपर ही है आपके सामने जो रखा हुआ है, चलिए ये पेपर है कोई, ठीक है, ये पेपर का ये इतना, ये वाला इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होनी चाहिए। तो ये तो इसका क्षेत्रफल होगा, ये होगा इसका परिमाण। तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? जो इसका परिमाण है उसके लंबवत बाहर की तरफ, जैसे यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ इस क्षेत्रफल की दिशा होगी। अब मान लीजिए कोई पेपर, इस तरीके से कोई पेपर रखा हुआ है, तो ये वाला एरिया इसका क्षेत्रफल हो गया, तो इसकी डायरेक्शन इस इधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो क्षेत्रफल उसके लंबवत ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए क्षेत्रफल को हमेशा कैसी राशि माना जाता है? सदिश राशि माना जाता है। तो यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल है DA, इसके संगत यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी? इस वाले क्षेत्रफल की ऐसे इधर लंबवत, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वेक्टर DA। ये जो क्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए, इस बिंदु O के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ बीच की दूरी का वर्ग, यानी r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, इसकी उत्पत्ति करना मैंने आपको सिखाया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इस बिंदु के कारण, इस बिंदु पर यानी बिंदु O के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मान लीजिए ये है समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है इधर है, वेक्टर E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधी इधर होगी और ये क्षेत्रफल की दिशा है। इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए क्या है? थीटा है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर होगी। इस बिंदु से इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान दे करके समझना है, ध्यान को नहीं भटकाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए वेक्टर E वो वेक्टर DA के बीच का कोण थीटा है। तो अल्पांश क्षेत्रफल, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है DA, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, वो होगा d∅E = वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, जो कि वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले में आपको बताया गया था। तो E डॉट DA, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E/DA cos थीटा। आपने जो वेक्टर वाले गुणन पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो जो डॉट वाला गुणन होता है वहाँ पर cos थीटा आता है, और जो क्रॉस वाला गुणन होता है वहाँ पर sin थीटा आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर d∅ = आ गया E/DA cos थीटा। तो E की वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू हम इस वाली समीकरण पटक देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा d∅ = यहाँ पर E की जगह पर मैं ये वाली पूरी वैल्यू रख देता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू DA cos थीटा, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू DA cos थीटा अपॉन ये r² है, इसको हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था घनकोण। देखिए यहाँ पर ये घनकोण बताया था। देखिए d⍵ = DA cos थीटा अपॉन r²। तो DA cos थीटा अपॉन r² की जगह हम डायरेक्ट d⍵ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d⍵।
यहाँ पर क्या होगा, ये डी फाई ई। तो अभी फ्रेंड्स हमें देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है। अभी देखिए हम बात करें तो ये हमें जो विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ ये कितने एरिया के लिए हुआ है, सिर्फ इतने वाले एरिया के लिए। अभी हम बात करें संपूर्ण एरिया से, पूरे चारों तरफ का एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, तब क्या होगा, इसका हम कर देंगे क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, इसका हम क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है, निशान है। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई। डी फाई ई की वैल्यू ये है, तो इसको हम इसकी जगह पर ये वाली पूरी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखिए बस थोड़ा सा और बच गया है, आपको ईजिली समझ में आना चाहिए, बस रटने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी इससे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इतना बच गया। यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस समाकलन से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये एक नियतांक है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, हमेशा समान रहेगी पूरे इसमें, पूरे पृष्ठ के लिए। अब देखिए क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, कितना होता है, 4 पाई, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का जो घनकोण अंतरित होता है वो 4 पाई होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 पाई। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें प्राप्त करना था। यही है गॉस की प्रमेय। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर बिल्कुल पक्का आपको मिलेंगे। गॉस की प्रमेय हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, तो पेपर देने से पहले इसको ज़रूर एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट 90+ बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायो 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नोट्स, पीडीएफ फाइल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट, सैंपल पेपर, वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बेस्ट प्लान फॉर 90% कैसे प्राप्त करोगे, इतना सब कुछ मात्र 400 रुपये में पूरे साल भर के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे साल की फीस सिर्फ 400 रुपये है। पेमेंट करने के लिए आप हमें दिए हुए नंबर्स पर पेमेंट करके ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।